आज भारत की राजनीति में कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार सामने आते हैं, लेकिन हर बार उन्हें या तो दबा दिया जाता है या फिर विचारों की आज़ादी के नाम पर टाल दिया जाता है। सवाल ये नहीं है कि किसी की राय क्या है, सवाल ये है कि जब बात देश की संप्रभुता और अखंडता की हो, तब क्या हर राय स्वीकार्य हो सकती है। आज का यह वीडियो किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि भारत की राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे बार बार क्यों विवादों के केंद्र में आते हैं और फिर भी उन्हें राजनीतिक संरक्षण क्यों मिलता है। आज हम बात करेंगे यासीन मलिक और कन्हैया कुमार की, जो साथ ही उस पार्टी की भूमिका की भी जो बार बार इन नामों के साथ खड़ी दिखाई देती है, कांग्रेस। सबसे पहले बात करते हैं यासीन मलिक की, क्योंकि उनका मामला किसी बहस या आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत के फैसले तक पहुंच चुका है। यासीन मलिक कश्मीर में सक्रिय एक अलगाववादी नेता रहा है, जिसका नाम लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों, हिंसा और आतंक से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। यासीन मलिक पर भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकवादी फंडिंग और देश के खिलाफ साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए। जांच के दौरान सामने आया कि वह घाटी में हिंसा फैलाने वाले नेटवर्क का हिस्सा था और विदेशी फंडिंग के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। कोई राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों की आधिकारिक चार्जशीट का हिस्सा है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत की अदालत ने यासीन मलिक को दोषी ठहराया और उसके आतंकवादी फंडिंग और देश के खिलाफ साजिश के मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यहाँ यह बात साफ समझनी जरूरी है कि यासीन मलिक को दोषी ठहराना किसी पार्टी का फैसला नहीं था, बल्कि भारत की न्यायपालिका का फैसला था। इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि क्या यासीन मलिक हमेशा से एक अपराधी के रूप में देखा गया था? जवाब है नहीं। एक ऐसा समय भी था जब उसे कश्मीरी नेता, अलग राय रखने वाला चेहरा और संवाद का माध्यम बताकर पेश किया गया। कई बार उसे राजनीतिक बातचीत का हिस्सा बनाया गया और उसकी छवि को एक आंदोलनकारी के रूप में दिखाया गया। अब यहीं से राजनीति शुरू होती है। एक देश में आतंक से जुड़े किसी व्यक्ति को संवाद का चेहरा बनाया जाता है, तब आम नागरिक के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्र की सीमाएं कहां तक है। क्या भारत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के भी साथ राजनीति की जा सकती है? इस बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की, जो यासीन मलिक से अलग मामला है, लेकिन विवाद की प्रकृति बहुत मिलती जुलती है। कन्हैया कुमार का नाम 2016 में JNU कैंपस में हुए उस विवाद से जुड़ा जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। उस वक्त देश भर में यह बहस छिड़ गई कि क्या विश्वविद्यालय परिसरों में भारत के खिलाफ नारे लग सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने उस मामले में कन्हैया कुमार पर देशद्रोह सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट भी दाखिल की। इस केस में वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बनी। यहाँ यह साफ कहना जरूरी है कि कन्हैया कुमार को अदालत ने दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन उस पर लगे आरोप आज भी कानूनी और राजनीतिक बहस का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं है कि कन्हैया कुमार दोषी है या नहीं, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति पर भारत विरोधी नारों से जुड़े आरोप लगे हों, उसे कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना चेहरा क्यों बनाया। कांग्रेस ने न सिर्फ कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल किया, बल्कि उसे चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया और मंच दिया। कांग्रेस का बचाव हमेशा यही रहा है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास रखती है और वह विचारों से लड़ती है, लोगों से नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि भारत के खिलाफ नारे लगाना सिर्फ एक विचार है या यह देश की एकता पर सीधा हमला है। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न।